हमारी पृथ्वी की सीमा कहां तक है और पृथ्वी की सीमा कहां पर खत्म होती है और हमारा अंतरिक्ष कहां पर शुरू होता है। इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में क्या क्या है, आइए सारी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिक के मुताबिक हमारे वायुमंडल का अंत कहां पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, इन सभी सीमाओं को तापमान के मुताबिक बांटा गया है। सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि इन्हें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसके फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस जरूर दिखेगा। खैर, चलिए वायुमंडल के इन 5 लेयर के बारे में जानते हैं। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की ये पतली लेयर होती है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी की सतह से होती है और ये पृथ्वी की सतह से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। पृथ्वी के मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज, पक्षी और ड्रोन उड़ते हैं वो सब भी इसी लेयर में आते हैं। ये लेयर से हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में हम इस लेयर पर पूरा कंट्रोल जमा लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि यहां पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि इसके जरिए हम अपने मौसम को भी कंट्रोल कर पाएंगे तो आप बिल्कुल सही हो, ताकि वहां पर मौजूद फसल और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को कोई हानि ना हो। ऐसा कई बार किया जा चुका है, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ। लेकिन भविष्य में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्ट्रेटोस्फियर, ये लेयर ट्रोपोस्फियर के खत्म होने के बाद शुरू होती है और उससे करीब 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके आखिरी छोर की ऊंचाई हमारी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वायुमंडल की इसी लेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है, जो हमें सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स से बचाती है। इस लेयर की फॉर्मेशन पृथ्वी के शुरुआती समय में हुई थी। इस लेयर में हमें वेदर बैलून और हाई फ्लाइंग प्लेन नजर आते हैं। एरोप्लेन को इतनी ऊंचाई पर तब उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है। मेसोस्फियर, ये हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है जिसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फियर के खत्म होने के बाद और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी अगर हम बात करें इस लेयर की चौड़ाई की तो ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है। इस लेयर में आते आते पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है कि यहां पर किसी भी एरोप्लेन को उड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपने कई जगहों पर टूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा, जो असल में एक तारा नहीं बल्कि एक उल्कापिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाता है। यह जलने का प्रोसेसर कहीं और नहीं बल्कि मेसोस्फियर में ही होता है। कई लोग ये बताते हैं कि ये आग फ्रिक्शन की वजह से लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल जब भी कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके आगे के हिस्से पर लगने वाला प्रेशर पीछे के हिस्से पर लगने वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका आगे का हिस्सा आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि हमें वो पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। मेसोस्फियर के खत्म होने के बाद आती है हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर यानी थर्मोस्फियर। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अभी तक हमने वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स के बारे में आपको बताया, उनमें से ये सबसे ज्यादा चौड़ी है। इसीलिए यहाँ पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है और यहाँ पर सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट इसी लेयर में मौजूद रहती हैं। अगर यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती तो सैटेलाइट्स का फंक्शन करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता। अब क्योंकि इस एरिया में आईएसएस चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतरिक्ष में होना चाहिए। वेल, इसके बारे में हम आपको कुछ क्षणों में बताने वाले हैं। अंत में आती है पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर, जहां पर पार्टिकल डेंसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आखिरी लेयर एक्सोस्फियर की। इसकी शुरुआत तो पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन अंत 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। वैज्ञानिक के मुताबिक यही वो एरिया है जहां पर हमारे पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष आपस में आकर जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इसी लेयर से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहां पर काफी सारा स्पेस डेब्रिस मौजूद है और साथ ही में यहां पर आपको बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे।
इस लेयर को आप टेक्निकली स्पेस ही बोल सकते हो। वायुमंडल को डिवाइड करना काफी आसान था, लेकिन अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री को बांटना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए किसी बेस मैट्रिक को चूज करना काफी ज्यादा कठिन था। बेस मैट्रिक चूज करने का मतलब है यह पता लगाना कि हम अंतरिक्ष और पृथ्वी को किस आधार पर बांटे हैं। इस बात पर बहुत सालों से डिबेट की जा रही थी, लेकिन साल 1957 में थियोडोर वॉन कार्मन, एक हंगरी अमेरिकी वैज्ञानिक, ने इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनके मुताबिक पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और ऐसा कहने का उनके पास काफी सारे कारण थे, जिनमें से मुख्य कारण था एरोडायनामिक लिफ्ट। उनके मुताबिक अंतरिक्ष और पृथ्वी को एक ऐसी रेखा से डिवाइड करना चाहिए जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मात्र पार्टिकल्स के जरिए उड़ान ना भर पाए। यह स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन शायद आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो, इसीलिए चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी चीजें पृथ्वी पर उड़ती हैं, फिर चाहे वो आपका स्कूल में बनाया हुआ पेपर प्लेन हो या फिर विशाल प्लेन, उनका एक बेसिक मैकेनिज्म एरोडायनामिक लिफ्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स का पूरा लाभ उठाएं और इससे अपने वेट को बैलेंस करते हुए हवा में उड़ पाएं। यही कारण है कि हमें एरोप्लेन में विंग दिखाई देते हैं और साथ ही में इसकी बॉडी बिल्कुल रॉकेट की शेप में बनाई जाती है। ऐसे प्लेन को हवा का इस्तेमाल करने में आसानी होती है, जिससे वह आसानी से उड़ पाता है। अब यह तो केस हुआ हमारे वायुमंडल का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर पार्टिकल डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से यह एरोडायनामिक लिफ्ट अचीव करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। जब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर यह एरोडायनामिक लिफ्ट अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ही हम अंतरिक्ष की शुरुआत मान सकते हैं। और यह पॉइंट पृथ्वी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बल्कि मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मौजूद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।